K12. So this is Ayush Raj and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोल्ड वॉर के एरिनाज के बारे में। एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर का अर्थ ये हुआ कि कोल्ड वॉर का इफेक्ट कहाँ कहाँ तक पहुंचा। राइट, मतलब पूरी दुनिया में वो कौन कौन से एरियाज थे जहां पर कोल्ड वॉर का इफेक्ट देखने को मिला। राइट, वॉर के क्राइसिस हुए या फिर युद्ध जैसे हालात भी उत्पन्न हो चुके थे। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है कि इसने सर्टेन लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं किया। इसको शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है ना, ये कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। सर्टेन लिमिट्स का मतलब ये हो गया कि कभी ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो, ऐसा नहीं हुआ। राइट, लेकिन फिर भी कोल्ड वॉर का इफेक्ट पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। जैसे आपने पढ़ा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, तो वो भी वन ऑफ द एरिनाज है कोल्ड वॉर के। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग जगहों पे आपको कोल्ड वॉर के प्रभाव देखने को मिलेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो यहाँ पर वियतनाम हो, फिर कोरिया हो, राइट, कॉन्गो हो और क्यूबा तो आपने देखा ही। तो इन सब जगहों पे कोल्ड वॉर के इफेक्ट देखने को मिले। तो हम इन सब जो क्राइसिस है इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरियन वॉर के बारे में। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है आपको 1945 में, और उस समय तक जो कोरिया है वो किसके कंट्रोल में था? जापान के कंट्रोल में था। ठीक है, कोरिया किसके कंट्रोल में था? ये पूरा पूरा कोरिया है वो किसके कंट्रोल में है? जापान के कंट्रोल में। लेकिन आपको पता है कि जापान ये लड़ाई हार चुका था, एटम बम उसके ऊपर गिराया गया अमेरिका के द्वारा। तो उसके बाद जापान अब स्थिति में नहीं था कि कोरिया को वो कंट्रोल कर सके, तो वहां से वो चला जाता है, जापान यहाँ से हट जाता है। और उसके बाद ये जो कोरिया है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो नॉर्थ पार्ट था वो बेसिकली जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ठीक है, वो लोग इसको गवर्न करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेंस था ना वो सोवियत यूनियन का था। ठीक है, सोवियत यूनियन का। एंड दूसरी तरफ जो साउथ वाला पार्ट था ये आप यूएसए के डोमिनेंस के अंदर में था, और यहाँ पे जो आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। कैपिटलिस्ट यहाँ पर एक तरह से इकोनॉमिक सिस्टम था। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो कोरिया है वो आप कह रहे हो कि यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। जापान के जाने के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें से नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो सोवियत यूनियन का आप इन्फ्लुएंस में है, और उसका जो एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर है बेस्ड। एंड दूसरी तरफ जो साउथ पार्ट है वो यूएसए के कंट्रोल में है, या यूएसए का वहां पर इन्फ्लुएंस है और उस पर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में कौन वहां के रूलर बनते हैं? किम उल संग। ये अभी के समय में आप न्यूज में देखते हो कि किम जोंग उन उन्हीं के ग्रैंडफादर है, तो इनका रूल बनता है। और ये किस आइडियोलॉजी के होते हैं? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के। ठीक, एंड दूसरी तरफ, एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया हो गया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला, दूसरी तरफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में कौन यहाँ पर रूलर बनते हैं? सैंगमैन री। तो ये यूएसए की तरफ टिल्ट है, वहीं से पढ़े लिखे थे और उनसे उनको सपोर्ट मिल रहा था। दूसरी तरफ जो ये किम उल संग है, इनको यूएसएसआर और चाइना की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हो। तो इस प्रकार से ये चीजें बट गई, मतलब जो कोरिया है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सोवियत यूनियन है अपर पार्ट में, और दूसरी तरफ जो लोअर पार्ट है मीन साउथ कोरिया है, वहां पर यूएसए का डोमिनेंस है। तो इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ना अपने कंट्री को डिवाइड कर लेते हैं, और एक 30th पैरेलल को इसके बॉर्डर में माना गया। अगर आप मैप देखोगे ज्योग्राफी के थ्रू, तो अगर आप मैप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि 30th पैरेलल लाइन है, ठीक है, यहाँ से गुजरती है। इसको ही बॉर्डर मान लिया गया, मतलब इसको कंसिडर किया गया कि बॉर्डर, और नॉर्थ कोरिया यहाँ पे रहेगा, साउथ कोरिया यहाँ पे रहेगा। राइट, सोवियत यूनियन ऊपर में और मतलब यूएसए का डोमिनेंस एक तरह से कह सकते हो नीचे में। तो ये चीजें हो गई। धीरे धीरे जो यूएसए है उसकी आर्मी यहाँ से चली भी गई साउथ कोरिया से, और नॉर्थ कोरिया से सोवियत यूनियन की आर्मी चली गई। बट हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद ये जो किम उल संग है, इन्होंने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। इनका ये मानना था कि हम कंट्री को डिवाइड नहीं करना चाहते, हमें ये कंट्री को एक करना चाहते हैं। और हुआ क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया अपर पार्ट और साउथ कोरिया लोअर पार्ट। नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया, और इसके बाद ये वॉर शुरू हो जाती है। 1950 के आप कह सकते हो कि शुरुआती कुछ महीनों में नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया, और साउथ कोरिया के इवन कैपिटल तक पहुंच गए। जो साउथ कोरिया का कैपिटल है, सियोल कैपिटल है, वहां तक पहुंच गए। और इवन की पूरा पूरा साउथ कोरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया। नॉर्थ कोरिया वालों ने पूरा पूरा साउथ कोरिया कैप्चर कर लिया। केवल जो ये पुसान वाला इलाका है ना, पुशान वाला इलाका, केवल ये एरिया बचा हुआ था। तो अब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने कैप्चर कर लिया साउथ कोरिया को, और इनको सपोर्ट किससे मिल रहा है? यूएसएसआर से। ठीक है, साथ ही साथ ऊपर चाइना है, ये जो है ना पार्ट वो चाइना का है, तो चाइना भी इनको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है। यूएसएसआर, चाइना, इन सबकी आइडियोलॉजी क्या है? और नॉर्थ कोरिया इंक्लूडिंग सबकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। तो
अपने आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस को दिखाने के लिए यूएसआर इनको सपोर्ट कर रहा था और नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया। ठीक, तो क्या यूएस चुप बैठेगा? नहीं, यूएस भी इस लड़ाई में इंटर करता है। ठीक है, उसने यूएन की तरफ से अपने आर्मी को भेजा और यूएस भी इंटर होता है और यूएस ने फिर इसको खदेड़ा और जो नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल था चोंगयोंग, वहां पर जाकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो मतलब बहुत अंदर तक वो लोग चले गए थे। बट ये लड़ाई चलती रहती है, खिंचता रहता है और इवन की ऐसे भी हालात आ गए कि जब चाइना ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था तो उस समय जो यूएसए के कमांडर थे, उस समय यूएस के जो इस फोर्स को लीड कर रहे थे, उन्होंने तो ये भी प्लान किया हुआ था कि चाइना पे हम एटम बम मार देंगे। ठीक है, बट न्यूक्लियर वॉर यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं हुआ फॉर्चुनेटली यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि दुनिया में कैसे कैसे हालात उत्पन्न हुए कि जगह जगह पे ऐसा लग रहा था कि कहीं भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकता है। आपने क्यूबा भी देखा, आपने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर जो यूएस फोर्स के कमांडर है उन्होंने ये भी सोच रखा था कि चाइना, क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था यूएस के आर्मी को, तो उन्होंने ये भी सोच रखा था कि जब चाइना पे एटम बम का यूज़ कर लेंगे। बट एनीवे चीज़ इस प्रकार से बदली। पहले क्या हुआ कि पहले नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया साउथ कोरिया पे एंड उसके बाद क्या हुआ कि यूएस फोर्सेज आई और उन्होंने फिर नॉर्थ कोरिया को खदेड़ कर नॉर्थ कोरिया के काफी सारे इलाके पे कब्जा कर लिया। लेकिन फिर चाइना इनके सपोर्ट में आ जाता है, फिर जो साउथ कोरिया और यूएस की जो फोर्सेज है फिर ये खत्म होना शुरू हो जाती है। बट ये लड़ाई चलती रहती है और कब तक चलती है? 1953 तक। उसके बाद इस लाइन को एक तरह से बॉर्डर मान लिया जाता है और इस लाइन पे आज भी बहुत सारे टेंशन होते रहते हैं। बट ये टेंशन था, तो मतलब 1950 से लेकर 53 के बीच में एक तरह से आप कह सकते हो ये क्यूबन जो कोल्ड वॉर का एडिनाज है उसी में से एक है, क्योंकि यहाँ पर यूएसए एंड यूएसएसआर की आर्मी लड़ रही है। यूएसएसआर की आर्मी सपोर्ट कर रही है नॉर्थ कोरिया को, यूएसए की आर्मी सपोर्ट कर रही है साउथ कोरिया को। ठीक है, और इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आज तक बना हुआ है। आज तक नॉर्थ कोरिया एक तरह से कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर लोगों के पास राइट्स नहीं होते, पॉलिटिकल राइट्स, लिबर्टी वैसे कोई चीज़ें नहीं होती हैं। वही साउथ कोरिया लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है, जो कि यूएसए की आइडियोलॉजी का है। राइट, आज तक आप इस डिफरेंस को देख सकते हो। तो साउथ कोरिया काफ़ी आगे बढ़ गया है कैपिटलिज्म के मायने में और नॉर्थ कोरिया इन सब मामलों में काफ़ी पीछे रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब हम लोग बात करते हैं बर्लिन क्राइसिस के बारे में। देखिए, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपकी बुक में इन सब चीज़ों को बहुत कम शब्दों में निपटा दिया गया है। टाइमलाइन में आपको इस चीज़ के बारे में आपको 1-2 वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप इससे आप अगले चैप्टर को ज़्यादा बेटर ढंग से समझ पाओगे। तो अब हम लोग समझते हैं बर्लिन क्राइसिस के बारे में। ठीक, बर्लिन कहाँ? तो जर्मनी। अगर आप अभी मैप खोलोगे तो अभी के हिसाब से जर्मनी ये है। ठीक है, ये है जर्मनी। लेकिन जब 1939 से 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो मैंने आपको बताया कि 2 ग्रुप थे, एक एक्सिस पावर एक एलाइड पावर का ग्रुप था। 1945 में, कब? 1945 में अब ये लगने लगा था कि ये जो अलाइड पावर्स हैं, अलाइड पावर्स में कौन कौन? इसे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अलाइड पावर्स में यूके, यूएसए, यूएसआर और फ्रांस, ये 4 कंट्रीज थे, बड़े बड़े पावर्स थे। इन लोगों को ये पता लग चुका था 1945 तक, ये लगभग ये अब इंश्योर हो चुका था कि अब यही लड़ाई जीतने वाले हैं। तो इन लोगों ने अब एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जिसको हम लोग याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। याल्टा एक जगह है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो इनको बिग 3 कहा जाता है। इस साइड जो बैठे हुए मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में वो हैं विंस्टन चर्चिल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद बीच में बैठे हुए रूजवेल्ट जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, एंड उसके बाद यूएसएसआर के प्रीमियर स्टालिन। ठीक है, इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस करा याल्टा में। इन लोगों को ये डिसाइड करना था कि अब यूरोप का क्या होगा। मतलब अब ये लड़ाई जीतने वाले हैं ना, यूरोप तो अब इनके कब्जे में आने वाला है। यूरोप में ये लड़ाई जीत गए हैं, जर्मनी को इन लोगों ने जीतने ही वाले हैं। बेसिकली जर्मनी अब हारने ही वाला है। तो इनको ये सोचना था कि अब क्या। ठीक है, जो एरिया हम लोग जीतेंगे, जो पार्ट हम लोग जीतेंगे यूरोप का, उसका क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। जर्मनी अगर हम जीत गए तो फिर जर्मनी को कैसे डिवाइड करेंगे, कौन सा पार्ट तुम लोगे, कौन सा पार्ट हम लेंगे। मतलब ये सब डिसाइड करना था। मतलब यूरोप का फ्यूचर क्या होगा इसको डिसाइड करना था। तो ये बिग 3 बैठते हैं यहाँ पर याल्टा कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद कुछ दिनों बाद अगस्त में जाकर ये याल्टा कॉन्फ्रेंस आई थिंक फरवरी में होता है। उसके बाद पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस होता है। पोस्टडैम भी एक जगह है और बेसिकली यहाँ पर अगस्त में यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, और इसमें फिर से तीनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए। यहाँ पर आप जो एक्सट्रीम लेफ्ट में देख रहे हो ये एटली, बेसिकली चर्चिल जो होता है ना, ये जब पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस शुरू होता है तो उसके कुछ दिनों तक रहते हैं, कुछ दिनों तक वही आते हैं, लेकिन बीच में ही उनकी सरकार गिर जाती है। मतलब
अब नए प्राइम मिनिस्टर यूके को मिल चुका था, ब्रिटेन को मिल चुका था, तो इनको अब नए प्रधानमंत्री हो गए ब्रिटेन के, तो अब ये अब आ चुके थे, ठीक है, पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस में, एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है। और उसके बाद बीच में आप जो देख रहे हो वो है हेनरी ट्रूमैन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, यूएसए के प्रेसिडेंट, और उसके बाद स्टालिन जो कि यूएसएसआर के प्रीमियर थे, यूएसएसआर के हेड थे। पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस, तो ये दोनों कॉन्फ्रेंस से ये डिसाइड हुआ कि हम लोग किस प्रकार से यूरोप, अब ये पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस जब हुआ ना, तो उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि जापान पे वगैरह पे बॉम्ब गिराया जा चुका था एंड सो ऑन, तो अब ये लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जर्मनी इससे पहले ही हार चुका था। तो अब ये डिसाइड करना था, याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हो गया कुछ चीजें, और पोट्सडाम में उसको फाइनलाइज किया गया बेसिकली, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि ये दो कॉन्फ्रेंस हुए थे, और ये जो बड़े पावर्स है इनको इन लोगों ने मीटिंग किया कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए बहुत सारी और भी चीजें थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जर्मनी के हालात के बारे में समझना जरूरी, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि जर्मनी को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में बेसिकली जर्मनी को इस तरीके से बांटो, वेस्ट जर्मनी होगा और ईस्ट जर्मनी, ठीक है। यहाँ पर देखो वेस्ट जर्मनी में क्या होगा, वेस्ट जर्मनी को फर्दर 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। वेस्ट जर्मनी को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखिए जर्मनी पे किसका कब्जा हो चुका है, एलाइड फोर्सेस का ना, क्योंकि हिटलर तो हार चुका है। अब जर्मनी को एक तरीके से बंदर बांट करे जा रहे हैं, जर्मनी को बांटा जा रहा है। तो एक होगा वेस्ट जर्मनी और एक होगा ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी पे यूएसएसआर का कब्जा होगा, क्योंकि यूएसएसआर इधर से था, तो यूएसएसआर का कब्जा होगा। और वेस्ट जर्मनी में क्या होगा, वेस्ट जर्मनी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हो गया पूरा जर्मनी। और जर्मनी में क्या होगा, रेड वाला पार्ट जो है ना वो यूएसएसआर का जाएगा, यूएसएसआर को जाएगा। और फिर ये जो ईस्ट जर्मनी है, ये क्या है, ईस्ट जर्मनी, ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूके लेगा, उसके बाद ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये फ्रांस लेगा, और उसके बाद ये जो येलो वाला पार्ट है ये यूएस लेगा। मतलब यहाँ पर डिवीजन ये हो गया, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई, मतलब पूरा जर्मनी अब इन लोगों के कब्जे में है, तो अब ये लोग बांटेंगे ना, भाई जीते हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो उन्होंने जर्मनी को बांट लिया। तो रेड वाला जो पार्ट था वो दे दिया यूएसएसआर को, क्योंकि उस साइड से आप अगर मैप में देखोगे तो उस साइड से यूएसआर ही है, ठीक है, सब यूएसआर वाला पोलैंड वगैरह इलाका यूएसआर में आता था। तो ईस्ट जर्मनी जो है वो यूएसआर के हाथ में चला गया, और वेस्ट जर्मनी को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो यूके, फ्रांस और यूएसए ने अपने अपने हिस्से ले लिए। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से कि जर्मनी के 4 टुकड़े हुए, जिसमें से वेस्ट वाला जो पार्ट है उसको यूएसए, यूके और फ्रांस ने अपने कब्जे में रखा, और ईस्ट वाला जो पार्ट है वो यूएसआर ने रखा। अब इंटरेस्टिंग बात आप सुनिए, यहाँ पे जर्मनी की कैपिटल है, उसका नाम है बर्लिन, ठीक है, ये है बर्लिन। बर्लिन को भी इसी तरह डिवाइड किया गया। ये आप जो मैप देख रहे हो ये बर्लिन का मैप है, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया। बर्लिन को भी सेम तरीके से डिवाइड किया गया कि बर्लिन का जो ईस्ट बर्लिन होगा ना, ईस्ट बर्लिन, वो जाएगा यूएसएसआर को, और जो वेस्ट बर्लिन होगा, यहाँ पे आप जो देख रहे हो वेस्ट बर्लिन, ये फिर 3 कंट्री में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट फ्रांस लेगा, ग्रीन वाला पार्ट यूके लेगा, एंड येलो वाला पार्ट यूएसए लेगा। इस तरीके से डिवीजन हुआ, मतलब पूरे जर्मनी का डिवीजन तो हुआ ही, साथ ही साथ बर्लिन का भी डिवीजन हो गया, ठीक है। बर्लिन जो कैपिटल है, जैसे है ना इंडिया, इंडिया के अंदर में उसका कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि जर्मनी है, जर्मनी के अंदर एक शहर है बर्लिन, बर्लिन का भी डिवीजन होता है। तो पूरे जर्मनी का डिवीजन होता है, साथ ही साथ बर्लिन का भी डिवीजन होता है। तो आप आई होप ये चीजें आपने समझ रखा है, राइट। सो याल्टा और पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस में यही चीजें फाइनलाइज हुई थी कि जर्मनी को किस तरीके से डिवाइड करना है। अब क्या हुआ, तो देखो ये जो ईस्ट पार्ट है वो किसके कंट्रोल में चला गया, यूएसआर के कंट्रोल में, ईस्ट जर्मनी, और यूएसआर ने इसको बना लिया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ पे उसने इसका नाम रखा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और जो वेस्टर्न पार्ट था वो वेस्ट जर्मनी का पार्ट, तो क्योंकि इन सब की आइडियोलॉजी सेम थी, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, इन सब की आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी थी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। इन सब की आइडियोलॉजी कौन सी थी, लिबरल डेमोक्रेसी की। तो इन लोगों ने बोला कि भाई अपन लोग साथ में रहते हैं, और हम लोग क्या बना लेंगे, एक तीनों सब मिलके बना लेंगे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जहां पर लोगों को डेमोक्रेसी देंगे, जहां पर लोगों को राइट्स देंगे हम लोग, जहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम रहेगा, जिसको रिसोर्सेज को ओन करना है वो कर सकता है, राइट, ये सारी चीजें होंगी। और दूसरी तरफ यूएसआर ने इस ईस्ट पार्ट को कैसा बना लिया, कम्युनिस्ट
टाइप ऑफ बना लिया बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर कोई इनको फ्रीडम राइट्स वगैरह दिए नहीं गए थे, यहाँ के जो लोग होते थे उनको कोई राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते थे। यहाँ पर बेसिकली यूएसएसआर ने इस एरिया को यूज किया एक्सप्लॉइटेशन के लिए, अगर आप सही मामले में कहो तो एक्सप्लॉइटेशन के लिए इस एरिया का यूज किया गया। ठीक है, यहाँ से जो रिसोर्सेज वगैरह थे इसको यूएसएसआर अपने देश में ले जाता था। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बर्लिन के बारे में। बर्लिन का भी फर्दर डिवीजन मैंने आपको बताया, बर्लिन का भी फर्दर डिवीजन, ये बर्लिन का ईस्ट बर्लिन का इलाका है और ये यूएसएसआर के कंट्रोल में। दूसरी तरफ जो ये वेस्ट बर्लिन का इलाका है, ये इन तीनों कंट्री के कलेक्टिवली, क्योंकि ये तीनों कंट्री की आइडियोलॉजी सेम थी, तो ये तीनों कंट्री अपना दोस्त दोस्त करके बस्ती में एक तरीके से गवर्न कर रहे थे। ये सिस्टम भी पूरा इन लोगों ने एक कर लिया था। ठीक है, वेस्ट जर्मनी का जो पूरा सिस्टम था वो एक था, इनकी करेंसी भी एक थी। ठीक है, इन लोगों ने एक करेंसी भी डिसाइड कर लिया कि हम लोगों की एक करेंसी होगी, क्योंकि हम सब एक समान सोच रखते हैं। ठीक है, ईस्ट वाला जो जर्मनी है वो अलग सोच रखता है, वो अलग खोपड़ी का है, हम तीनों तो एक खोपड़ी का है ना, हम तीनों को आइडियोलॉजी तो कैपिटलिज्म की है ना, लिबरल डेमोक्रेसी की है ना, तो यहाँ पे लोगों को राइट्स देंगे, यहाँ पे फ्रीडम देंगे, जिसको जो बिजनेस करना है, जो रिसोर्सेज ओन करना है, जो इकोनॉमिक राइट्स है वो सब कुछ देंगे, और अपना एक कॉमन मार्केट भी बना लेंगे, एक करेंसी भी बना लेंगे, कॉमन करेंसी। तो ये चीज थी। तो वेस्ट बर्लिन ये हो गया और ईस्ट बर्लिन ये हो गया। तो वेस्ट बर्लिन में तीनों कंट्री, फ्रांस हो, यूके हो और यूएसए, ये तीनों कंट्री यहाँ पर रूल कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत क्या हो गया कि ईस्ट बर्लिन में, ठीक है, ईस्ट बर्लिन में और बेसिकली ईस्ट जर्मनी में, इस सब इलाकों में क्या हुआ, जो भी एरिया यूएसएसआर के कंट्रोल में थे, तो मैंने बताया आपको एक्सप्लॉइटेशन होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था उन एरिया में, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होता था, लोगों को कुछ फायदे नहीं मिलते थे। ठीक है, जॉब्स नहीं मिलते थे, पॉवर्टी काफी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर को डेवलपमेंट थोड़ी करना था यहाँ पे, यूएसएसआर को तो मनता कि केवल केवल यहाँ से जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन इन तीनों कंट्रीज का मकसद यही था कि इन सब एरियाज को डेवलप किया जाए, ताकि ये सब कंट्रीज भी कम्युनिज्म की तरफ ना जाए। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। सो लास्ट टॉपिक देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चीजें हुई, तो ये इकोनॉमिक राइट्स, डेमोक्रेसी एंड अदर थिंग्स। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यूएसएसआर वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हो कि वहां की इकोनॉमिक गिरती चली गई, गिरती चली गई। वहीं पे जो ईस्ट बर्लिन वाला पार्ट था वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होता चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स दिए गए थे, कैपिटलिज्म वाला जो सिस्टम होता है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। अब लोग इधर की तरफ भागने लगे। और आप सोच सकते हो, ये एक छोटा सा शहर है, ये मैं जर्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जर्मनी के कैपिटल बर्लिन की बात कर रहा हूँ। और बर्लिन में से लोग भागने लगे ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ, ये ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ, क्योंकि एक छोटा सा शहर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, बस पकड़ेंगे वो निकल जाएंगे। और इनको खबर लगती थी, और काफी सारे रिलेटिव भी तो उस इलाके में रहते थे, उनसे खबर मिलती थी कि उधर तो वेस्ट बर्लिन में तो बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, वहां पे तो हमें अच्छी सैलरी मिल रही है, लोगों के राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन ईस्ट बर्लिन में जो लोग रह रहे हैं उनको नुकसान। ठीक है, ईस्ट बर्लिन में बेसिकली लोग उदास हैं, क्योंकि उनको ना राइट्स दिए जा रहे हैं, ना उनको सैलरी मिल रही है, पॉवर्टी में जूझ रहे हैं। इवन की यूएसएसआर ने सीक्रेट पुलिस को भी वहां पे डिप्लॉय कर रखा था कि जो भी आदमी यूएसएसआर के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ के जेल में डालो, मार दो। राइट्स वगैरह नहीं दिए जा रहे। वहीं वेस्ट बर्लिन के जो इलाके के लोग थे, वेस्ट बर्लिन के इलाके लोग वो खुशहाल थे। तो इस कारण से ईस्ट बर्लिन के लोग काफी सारा, एक तरह से कह सकते हो कि भागने लगे। ठीक है, छुप छुप के उस साइड जाने लगे, ज्यादा दूर भी नहीं था। तो एक तरह से कह सकते हो कि यूएसएसआर के लिए एक बेइज्जती वाली चीज थी। ठीक है, एक तरह से उनके लिए शर्मिंदगी वाली चीज थी कि हमारे इलाके से लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। और इस कारण से यूएसएसआर ने 1961 में एक वॉल कंस्ट्रक्ट करने का सोचा और उसको नाम दिया बर्लिन वॉल। मतलब क्या हुआ कि इस वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया। ये जो वॉल था करीब 112 किलोमीटर का था, या पूरा एरिया 43 किलोमीटर का ही है, लेकिन चारों तरफ से अगर घेरा जाए तो पूरा जो बन जाता है पेरीमीटर बेसिकली। सो ये 112 किलोमीटर का इतनी लंबी दीवार खड़ी करी गई। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये बर्लिन है, तो ये ईस्ट पार्ट एंड ये वेस्ट पार्ट को चारों तरफ से घेर दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति इस साइड ना जा सके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में किस तरह से कटीली तारों का यूज किया गया था। यहाँ पर बंकर्स रहते थे, यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स पे कमांडर्स खड़े होते थे कि अगर कोई भी क्रॉस करने की कोशिश करे तो उसको शूट एट साइट, मतलब उसको मार दिया जाएगा, ये चीज। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि एक तरह से शर्मिंदगी ना, लोग भाग रहे हैं इस साइड। ठीक है, तो यूएसएसआर उनको नहीं भागने देना चाहता था।
वो चाहता था यहाँ के लोग हमारे अंदर ही रहें, और यहाँ पे इस बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, यही है बर्लिन वॉल। हालांकि बाद में तो पेंटिंग वेंटिंग हो गई, बट ये बर्लिन वॉल है, काफी ब्रूटल चीज। सो ये चीजें थी। तो बर्लिन क्राइसिस यही था, ये जो पूरा क्राइसिस चला ना। हालांकि शुरुआती दिनों में ये प्रॉब्लम था ना कि बर्लिन में क्या था, वेस्ट बर्लिन में, कि यूएसआर ये कहता था कि अमेरिका यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, बट कहाँ सही, कितना सच कितना झूठ वो तो पता नहीं, बट यहाँ पे चीजें कह रहा था। एनीवे, तो वेस्ट बर्लिन में प्रॉस्पेरिटी एंड अमेरिका मिसाइल लगा रहा है, इसका कारण से यूएसआर इस बात के लिए नाखुश था कि भाई तुम्हें हम आगे नहीं आने देंगे, एंड ये पूरा क्राइसिस है वेस्ट बर्लिन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो सर ये तो ठीक है कि हम इस साइड से तो दीवार बना लेंगे, ठीक है, इस साइड से इन लोगों ने क्यों बनाया चारों तरफ से? तो भाई आप देखो जरा सा, अगर आप मैप को देखोगे तो ये बर्लिन है, ठीक है, और ये वेस्ट बर्लिन है, ठीक। तो ये वेस्ट बर्लिन है, तो वेस्ट बर्लिन के बाद वाला जो इलाका है ये पूरा, ये भी तो यूएसएसआर के अंदर में ही तो है। यहाँ पर आप अगर इस चीज को देखोगे, ये यहाँ पे, ठीक है, मैं ऊपर को आपको मैं पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है बर्लिन। बर्लिन का जो वेस्ट इलाका है, वेस्ट इलाके को ही चारों तरफ से घेरना था, तो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि चारों तरफ से तो यूएसएसआर ही है, तो है, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर किस प्रकार से ये चीजें हुई। देखो कि किस प्रकार से ये जो पार्ट है इसको कैसे चारों तरफ से घेर दिया गया, क्योंकि ये पूरा इलाका ये सब तो यूएसएसआर ही है, तो है, तो इसलिए चारों तरफ से कहीं से लोग वेस्ट बर्लिन ना आए, इस कारण से यहाँ पर एक तरह से दीवार उकेरी गई, दीवार यहाँ पर खड़ी करी गई, और इसको बर्लिन वॉल कहा जाता है। तो ये 1961 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। तो ये सब क्राइसिस था, ये पूरा दौर था जहाँ पर चीजें होती। हालांकि इसके बारे में आपको टाइमलाइन में दे दिए गए, आपके किताब में ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं दी गई, बेसिकली आपको एक पेज में टाइमलाइन दिखेंगे, तो उसी में आपको दिखेगा कि बर्लिन वॉल, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान, इसके बारे में। तो मैं भी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को ढंग से समझ सको। फिर ये बर्लिन वॉल काफ़ी समय तक रहता है, और यहाँ पर इवन की कई एरिया पे तो, कई जगहों पे तो उन्होंने ब्लॉकेड भी कर दिया था कि मतलब हम आपको वेस्ट बर्लिन तक पहुंचने ही नहीं देंगे। यहाँ पे देखो वेस्ट बर्लिन है ना, तो उन्होंने इन कंट्रीज को पहुंचने से भी मना कर दिया। यूएसआर ने बोला कि हम आपको किसी तरह यहाँ पे पहुंचने भी नहीं देंगे, आपका जो रोड का लाइन है, ये सारे लाइन है, वो सबको हम ब्लॉक कर देंगे। तो इन लोगों ने, इन कंट्रीज ने क्या किया, हवाई माध्यम से वेस्ट बर्लिन के इलाकों में, वेस्ट बर्लिन के इलाकों में इन लोगों ने खाने पहुंचाए, राइट, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होते हैं वो पहुंचाए। मतलब ये चीज़ है कि मतलब वेस्ट बर्लिन में जो वेस्ट जर्मनी वाले जो लोग हैं, मतलब जर्मनी में कौन कौन से कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए और फ्रांस, तो ये सब कंट्रीज वेस्ट जर्मनी में हवा के माध्यम से खाना, दवाई या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो उन्होंने यहाँ पर पहुँचाया काफ़ी समय तक। तो ये क्राइसिस चलता रहता था। सो इसको हम लोग बर्लिन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। हालांकि 1989 में जाकर एक तरह से रिवॉल्ट होता है और लोग जाकर बर्लिन दीवार को तोड़ देते हैं, और उसके बाद जर्मनी यूनाइट हो जाता है। तो आज जो देख रहे हो आप जर्मनी, वो यूनाइटेड जर्मनी है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्गो क्राइसिस के बारे में। कॉन्गो देखो, आप अफ्रीका में एक कंट्री, काफी बड़ा कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हालांकि बाद में नाम इसका हुआ डीआरसी। कॉन्गो आज़ाद होता है बेल्जियम से, इसके ऊपर जो रूल कर रहे थे वो बेल्जियम था। तो बेल्जियम जो रूल करता है ना, सो उसके बाद यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई चलती है, एंड जैसे इंडिया वगैरह में हुआ, तो इंडिया में जैसे आज़ादी के लड़ाई हुए थे वो ब्रिटिशर भाग गए, उसी प्रकार से कॉन्गो में एक तरह से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और उसके बाद बेल्जियम वाले लोग छोड़कर चले गए। लेकिन एक दिक्कत था कि उसने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करके नहीं वो लोग गए थे, जैसे इंडिया में है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करके गए थे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण कर दिया गया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग थे, केपेबल लोग थे, राइट, जो कि देश को रन कर सकते थे। लेकिन कॉन्गो में ऐसी चीजें नहीं थी। कॉन्गो इस स्थिति में नहीं था कि अगर बेल्जियम चला गया तो उसके बाद रूल कैसे किया जाए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉन्गो के सामने आ गया। तो कॉन्गो में एक तरह से आप कह सकते हो कि वहाँ पे गवर्नमेंट में क्राइसिस शुरू हो गया। वहाँ पे जो मिलिट्री था उसने कू कर दिया, फिर एक और जो ग्रुप था फिर उसने उस कू के अगेंस्ट में फिर अपराइजिंग शुरू कर दिए, एंड करीब करीब कहा जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग उस पूरे कॉन्गो क्राइसिस में मारे गए। वो इसलिए केवल कि बेल्जियम वहाँ से गया तो उसने कोई पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं करके गया था, राइट, या फिर वहाँ के लोग इस
हालत में नहीं थे कि वो कंट्री को बेहतर ढंग से चला सके। तो ये कॉन्गो क्राइसिस होता है और इस कॉन्गो क्राइसिस को सुलझाने में मदद करते हैं एक यूनाइटेड नेशंस के एक जो सेक्रेटरी जनरल थे उस समय, ठीक है, इनके द्वारा ये चीज़ें करी जाती हैं। तो आप कह सकते हो कि ये सब कुछ क्राइसिस थे, लेकिन केवल इतने ही दूर तक नहीं, कोरिया और कॉन्गो के बारे में हम लोगों ने देखा, फिर बर्लिन के बारे में देखा, फिर आप देखोगे कि वियतनाम एंड अफगानिस्तान में भी चीज़ें होती है। वियतनाम में भी आप देखोगे कि वियतनाम में जब वियतनाम काफ़ी समय तक फ्रेंच कॉलोनी रहा है, ठीक है, फ्रांस की कॉलोनी रहा है, जैसे हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, वैसे ही वियतनाम फ्रांस की कॉलोनी था। तो फ्रांस वहाँ से चला गया, फिर वहाँ पे जापान आया, फिर यूएसए आया, और एक तरह से आप कह सकते हो कि वहां पर एक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि अमेरिका इस लड़ाई को हार गया। वहां पर भी यही चीज थी कि वहां पर एक पार्ट में, एक साइड में यूएसआर का एक तरह से कह सकते हो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी वहां पर थी, वो चीन मिन की, एंड दूसरी तरफ एक कह सकते हो कि यूएसए चाहता था कि वियतनाम में कम्युनिज्म ना फैले। ठीक है, बस आप ये चीज समझो, वियतनाम जब फ्रांस से आजाद हुआ उसके बाद वहां पर एक साइड में, एक पार्ट में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो रूलर है वो रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यूएसए को लगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कैसे पहुंच सकती है वियतनाम में या दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में। तो वो लोग भी इंटर कर गए, यूएसए इंटर करता है कम्युनिज्म को रोकने के लिए। उसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू होती है, एंड ये बहुत ही शर्मनाक है कि अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर होकर भी ये लड़ाई हार गया। आपके बुक में एक कार्टून दे रखा है जिसमें वहाँ पर जो जो उनका फूड है वही उनको बाइट कर रहा है, राइट। तो आप अगर आप बुक देखोगे तो उसमें आपको ये तस्वीर दिख जाएगी जिसमें जो अमेरिका खा रहा है, अमेरिका के जो व्यक्ति हैं वो खा रहे हैं, और उसमें जो फूड है वही उनके जो मछली है या फिर जो भी फूड वो खा रहे हैं वो उन्हीं को बाइट कर लेता है। तो बेसिकली वो वही चीज़ है कि वो अमेरिका गया था वियतनाम में लड़ाई करने, लेकिन खुद ही हार गया। एनीवे, बट वहां पे भी ये लड़ाई इसी बात के लिए है, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। अफगानिस्तान में भी लड़ाई होती है। अफगानिस्तान में भी एक रूलर थे या एक जो प्रेसिडेंट थे उसको यूएसआर ने सपोर्ट कर दिया, फिर उसको हटाने के लिए अमेरिका ने दूसरे जो वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हो रेबल्स हैं उनको सपोर्ट कर दिया। एंड वहाँ पर ये जो लड़ाई है आज तक चल रही है, उसका जो रिपरकशन है आज तक देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में आज तक अमेरिका की मिलिट्री है, ठीक है। अब इस साल बात हो रही है कि उसको वहां से रिलीज किया जाएगा, हटाया जाएगा, लेकिन इतने सालों तक अमेरिका की जो आर्मी है वो वहां पर है। तो ये एक तरह से कह सकते हो इस सबका इफेक्ट है। और इसी में आप देखोगे कि जगह जब मिलिट्री बिल्डअप्स होते थे, अमेरिका अपने मिलिट्री को एक्सपैंड करता था, यूएसआर अपने मिलिट्री को एक्सपैंड करता था, और यहाँ पे आर्म्स रेस भी स्टार्ट हो चुका था कि हम ज़्यादा वेपन को अपने खेमे में शामिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, एटम बॉम्ब बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएंगे। तो यूएसआर कहता है नहीं हम बनाएंगे। तो मतलब एक तरह से आर्म्स रेस शुरू हो गई, मतलब हम ज़्यादा, हम ज़्यादा, हम ज़्यादा, तो हम ज़्यादा, ये चीज़ें। तो मतलब एक जो डिटरेंस वाली पॉलिसी है उसके लिए ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन, ठीक है। उन लोगों को लगता था कि अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेपन होंगे ना तो दूसरा हिम्मत नहीं करेगा हम पे अटैक करने की। तो इस तरीके से आर्म्स रेस शुरू हो गया। और इन सब के बीच में आप कह सकते हो कि जो क्राइसिस वगैरह होते हैं तो कुछ की मीडिएटर्स भी थे, जैसे नेहरू जी ने जो कोरिया का वॉर हुआ था, कोरियन वॉर, जो मैंने आपको बताया था 1950 से लेकर 53 के बीच में, तो उसमें उन्होंने काफ़ी मीडिएटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट मीडिएटर की भूमिका उन्होंने निभाई, और इस शांत करने में इनका बहुत बड़ा रोल है नेहरू जी का। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यूएनआईटी के सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, नाम आप देख लो खुद से, ठीक है, काफी कठिन नाम है इनका। बट एनीवे, इन्होंने कॉन्गो में जो क्राइसिस है उसको 1960s के दौर में जो क्राइसिस शुरू हुआ था, 65 तक का रिकवरी चलता है, तो 1960s में जो ये क्राइसिस शुरू हुआ था उसको मीडिएट करने में, उसको खत्म करने में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, राइट। एंड अगर आपको बताऊं कि जो इनकी इनकी मौत है फिर एक प्लेन क्रैश में हो जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इनको मार दिया गया था, बट एनीवे, तो की मीडिएटर्स हैं, इन लोगों ने मीडिएट करने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी काफी सारे क्वेश्चंस अभी भी थे, ठीक है, कि ये जो आर्म्स रेस शुरू हो गया है, दोनों कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन को अपने साथ अपने पास जमा कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। क्या हो अगर कोई कोई एक टीम भी या एक ग्रुप भी, एक कंट्री भी गलती से न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ दे। जैसा आपने देखा, मैंने आपको बताया एक स्टोरी कि किस प्रकार से जब क्यूबा में एक सबमरीन में ये डिसाइड करने की बात आई कि मतलब उसको छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए न्यूक्लियर बॉम्ब को, तो वहां पे चीजें बच गई। लेकिन क्या हो कि अगर गलती से भी कोई एक पार्टी न्यूक्लियर बॉम्ब को फायर कर दे,
तो दूसरा पार्टी जो दूसरा कंट्री वो कैसे ये डिसाइड करेगा ये गलती से हुआ है कि सही में ही हुआ है? ठीक, क्या हो अगर ये जो आर्म्स रेस है वो वॉर को प्रिवेंट करने के लिए काबिल ना हो या फिर वॉर को प्रिवेंट ना कर पाए? समझ में आ रहा है कि मतलब अगर गलती से भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो क्या होगा? फिर दुनिया क्या होगा, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से किसी का भी फायदा नहीं होने वाला था। तो ये सब प्रश्न थे कि क्या हो अगर गलती से भी चीजें हो जाए, क्या हो अगर एक पार्टी ने सही में अगर उसको फायर किया है नहीं किया है, इसको कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो ये सब चीजें प्रश्न थी। तो इसलिए इन लोगों ने, यूएसए और यूएसआर ने सोचा कि नहीं, अब वो समय आ चुका है कि हम लोगों को न्यूक्लियर वेपन्स है उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया में खतरा जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। गलती सही या सही में किसी भी तरीके से अगर वॉर होगा दोनों पार्टी का नुकसान होगा। अब उन लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, एटम बॉम्ब्स है, इससे दोनों कंट्री का नुकसान है। पहले ये लोग मानते थे कि नहीं नहीं होना जरूरी है, तभी क्या होगा कि लड़ाई नहीं होगी कभी, तभी दूसरा पार्टी ना कभी हम पे अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरी चीज आप ये भी सकते हो कि ये भी समझ सकते हो कि जो यूएसआर है या फिर यूएसए है, इसका बहुत सारा जो रिसोर्स है ना, बहुत सारा पैसा है केवल आर्म्स बनाने में जा रहा है। तो इनकी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। सोच सकते हो आप एटम बॉम्ब बनाने में कितने सारे पैसे लगते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में कितने सारे पैसे लगते हैं। तो उन पैसों का यूज कर सकते हैं ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, केवल वो वेपन तो नहीं बनाते रहेंगे, केवल वो मिसाइल तो नहीं बनाते रहेंगे, केवल बॉम्ब तो नहीं बनाते रहेंगे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ये जो वेपन्स है उसको कम करना चाहिए, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो या जो नॉन न्यूक्लियर वेपन है उनको कम करना चाहिए। तो इसी के लिए उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, अब हम लोग आर्म्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आर्म्स को कंट्रोल करते हैं। 1960s में दोनों साइड अब एक तरह से एग्रीमेंट की उन्होंने शुरुआत करा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए जिसमें था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ऐसे कुछ कुछ ट्रीटी शुरू हो गए दोनों पावर के बीच में। ठीक है, और भी साथ साथ बहुत सारे और भी टॉक्स हुए जिसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में। ये क्या बताता है कि लिमिटेड टेस्ट बैन मतलब एटमोस्फेयर में कभी भी हम लोग न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं करेंगे, कभी भी आउटर स्पेस में नहीं करेंगे और कभी भी वाटर के अंदर में नहीं करेंगे। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, कभी हम लोग हवा में नहीं करेंगे, कभी हम लोग स्पेस में जाकर नहीं करेंगे, और कभी भी हम लोग वाटर के अंदर में न्यूक्लियर वेपन को कभी टेस्ट नहीं करेंगे। और इसको साइन किया गया यूएस, यूके और यूएसआर के द्वारा मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को। हालांकि ये 1963 के 10 अक्टूबर से ये इन्फोर्स होता है। ये चीज आपने समझ लिया। ये क्या था कि कभी हम एटमॉस्फेयर में, हवा में, कभी अंतरिक्ष में या कभी पानी में न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं करेंगे। 1963 में साइन किया गया। फिर दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें ये था कि जो 1 जनवरी 1967, 1 जनवरी 1967 तक जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन को बना लिया, डेवलप कर लिया, वो कंट्रीज रखेंगे, बट इसके अलावा और कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन को नहीं बनाएंगे। ध्यान से समझिए चीज को, नॉन प्रोलिफरेशन है, इसका मतलब कि इसका प्रसार नहीं होना चाहिए। जिन कंट्रीज ने बना लिया है 1 जनवरी 1967 तक, वो कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन को अपने पास रखेंगे, बट इसके अलावा कोई और कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं करेगा। ये कंट्रीज कौन कौन थे? तो 4 जनवरी 1967 तक कौन कौन से कंट्रीज ने बना लिया था? तो देखो 5 कंट्रीज, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लिया था 4 जनवरी 1967 तक। तो मतलब इनका ये कहना था इस ट्रीटी के हिसाब से कि अब इन कंट्रीज के अलावा दूसरे सारे कंट्रीज नहीं डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। और आपको बता दूं कि ये पांचों कंट्री ही P5 कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं P5 कंट्रीज के नाम से? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस है, जिसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उस सिक्योरिटी काउंसिल में ना 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो इन परमानेंट 5 के पास वीटो राइट्स होते हैं। ठीक है, वीटो राइट्स होने का मतलब ये हो गया कि इन पांचों में से कोई भी अगर एक कंट्री कह देता नहीं, नो कह देता है, तो वो जो रिजोल्यूशन है या वो जो बात है वो वहीं पर खत्म हो जाती है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो डिसीजन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो P5 कंट्रीज यही कंट्रीज हैं, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। हालांकि अब तो रशिया, यूएसआर अब नहीं कहेगा क्योंकि यूएसआर फिर 1991 में खत्म हो जा रहा है।
सो ये चीज़ है, और इसको साइन किया गया था वॉशिंगटन, लंदन, मॉस्को, और 1968 में 4 जुलाई से ये साइन हुआ, और इसको इन्फोर्स किया गया 1970 से, और इसको 1995 में वापस से ये बेसिकली था कि करीब 25 सालों तक ये चीज़ें चलेंगी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। लेकिन फिर 1995 में इसको रिव्यू करने का समय आया, तो इसको फिर इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब ये ऐसा कोई टाइम पीरियड इसमें नहीं रखा गया। शुरुआत दिनों में जब साइन किया गया था, उसको 25 ईयर्स का टाइम रखा गया था कि 25 ईयर्स तक ये चीज़ें रहेंगी कि 5 कंट्री केवल रखेगा, दुनिया में और कंट्रीज नहीं रखेंगे या उसको डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन फिर 1995 में इसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब आज भी एनपीटी काम करता है। उनका ये कहना है कि एनपीटी का कि ये 5 कंट्री ये रखेंगे, बाकी और कंट्रीज नहीं रखेंगे। हालांकि आपको बता दो कि इंडिया ने कभी एनपीटी को साइन नहीं किया है, बिकॉज इंडिया इन सब चीज़ को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। ठीक है, क्यों मानता है? क्योंकि बेसिकली कहता है कि ये क्या बात हुई कि आप रखोगे और हम सब नहीं बनाएंगे, ये क्या बात हुई। ठीक है, और देखिए चाइना हमारे पास पड़ोसी देश है, कितना बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, तो उसने तो बना लिया, वो रखेगा, हम नहीं रखेंगे, ये क्या बात हुई। तो इंडिया ने कभी साइन नहीं किया एनपीटी को। ठीक है, और इंडिया ने डेवलप किया बाद में न्यूक्लियर वेपन को 1974 में एंड 1998 में हम लोगों ने इसको टेस्ट भी किया था। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। सो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये एनपीटी ऐसा है, उसकी पॉलिसी थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेटरी है। वो ये कहता है कि भाई जिन कंट्रीज ने बना लिया वो रखेंगे और बाकी कंट्रीज नहीं रखेंगे। तो ये थोड़ा सा गलत है ना, कि अगर हटाना है तो सभी हटाएं, आप रखोगे हम नहीं हटाएं, हम नहीं रखेंगे, ये क्या बात हुई। तो ये चीज़ है। फिर कुछ टॉक्स हुए, ये सब टॉक्स हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2। हालांकि इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि ये दोनों ही है केवल। ठीक है, लेकिन फिर भी आप टॉक्स के बारे में समझ लो। ये 1969 में ये स्टार्ट होते नवंबर में। इसमें सोवियत लीडर थे जो लियोनिड ब्रेजनेव और यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, इन्होंने साइन किया। ये था कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को हम लोग लिमिट करेंगे, उसका यूज को लिमिट करेंगे, और दूसरी चीज स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स को भी लिमिट करेंगे। बेसिकली यही चीज है कि जो आर्म्स है ना, जो घातक आर्म्स होते हैं, जो काफी लीथल आर्म्स होते हैं, उनको हम लोग लिमिट करेंगे, कम से कम करेंगे। ये 1972 में इन्फोर्स हुआ। फिर सॉल्ट 2, ये सेकेंड रॉन्ड 1972 में स्टार्ट होता है। उस समय यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर थे और सोवियत लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव। उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया, वियना में ट्रीटी साइन। बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टार्ट वन साइन किया गया यूएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गॉर्बाचेव और यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश सीनियर। जॉर्ज बुश सीनियर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जॉर्ज बुश और जो सीनियर है और उनके बेटे दोनों यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली आप कह सकते हो कि जॉर्ज बुश सीनियर जो पिताजी थे प्रेसिडेंट में, सो उनके बीच में साइन किया जाता है। और यहाँ पर भी वही चीज़, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स को हम लोगों को रिड्यूस करना है, लिमिट करना है 1991 में। एंड देन स्टार्ट 2, ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2। ये ट्रीटी साइन किया जाता है बोरिस येल्सिन, जो कि रशियन प्रेसिडेंट थे, रशिया, अब यूएसआर नहीं, रशिया। तो बोरिस येल्सिन और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर के बीच में, इसमें भी सेम चीज़, मॉस्को में साइन किया जाता है 1993 में। तो ये कुछ ट्रीटीज थे जो आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि अगर आपको बताऊं कि ये, हालांकि डेटा तो 2020 का है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यूएस और यूएसआर दोनों के बीच में कितना, दोनों के बीच या दोनों के पास कितने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। पूरी दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन तो इन्हीं के पास है, एटम बॉम्ब इन्हीं के पास है। उसके बाद चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया। यहाँ पाकिस्तान का के पास एटम बम ज़्यादा है इंडिया से, याद रखिए। काम ही क्या है और, ठीक है, पैसे वैसे हैं तो केवल बॉम्ब बनाने में लगा दिए, अपनी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। इंडिया अच्छी चीज़, उसने बाकी यूज़ भी करे। ठीक है, तो आप ये मत समझ लो कि बहुत ज़्यादा है तो मतलब बहुत 30 मार खाओ, क्या ऐसा कुछ नहीं है। उसका वही जो लक्षण है, जो काज है, वो वही है। नेक्स्ट है इसराइल, उसके बाद नॉर्थ कोरिया। हालांकि इसराइल ने कभी डिक्लेयर नहीं किया खुद से, लेकिन ये सिप्री का डेटा है, इन लोग कहा है कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, और नॉर्थ कोरिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर के 5 कंट्रीज हैं, आप देख लो, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये P5 के मेंबर है और एनपीटी में यही लोग शामिल थे शुरुआती दिनों में। ठीक है, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन इन सब कंट्रीज में किसी ने भी एनपीटी को साइन नहीं किया है। तभी तो ऑब्वियसली बना रहे हैं, एनपीटी साइन कर लेंगे, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कभी नहीं बना पाएंगे। एनीवे, इंडिया की अगर बात करें तो ये हालांकि बढ़ चुका है इस साल के डेटा के हिसाब से। इंडिया ने भी बढ़ाया, पाकिस्तान ने भी बढ़ाया, चाइना ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाए हैं। बट आप सोच सकते हो कि दुनिया में अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स इतने सारे हैं और कुछ कंट्री हैं जो कि बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, तो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। हालांकि इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज हैं वो ये कहते हैं कि हम कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम कभी भी शुरुआत में न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे, बाद में भले हो
तो हम पे कोई दूसरा अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन से तो हम उस पर ज़रूर अटैक करेंगे। हालांकि इंडिया भी इस स्टैंड में थोड़े सारे चेंज ला रहा है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग जो सेकंड बुक है उसमें जब हम लोग बात करेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट इन दिस लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।